हेलो ऑल, नमस्कार, गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वेम वेलकम टू सिविल स्टेप आईएएस। दोस्तों, सिविल स्टेप आईएएस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सिविल स्टेप आप लोगों के लिए यूपीएससी मेंस के पीवाईक्यूज के लिए एक स्पेशल सीरीज लेके आया है प्रतिबद्ध, जिसमें कि सब्जेक्ट वाइज यूपीएससी मेंस के पीवाईक्यूज को डिस्कस किया जाता है और उनके साथ एसोसिएटेड जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो देखे जाते हैं और साइमल्टेनियसली उनके एस्पेक्ट के उसी डोमेन के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उसके साथ एसोसिएटेड होते हैं उन सब चीज़ों को यहाँ पे कवर किया जाता है। दोस्तों, सिविल स्टेप आईएएस पर्टिकुलरली प्रतिबद्ध सीरीज, उसमें भी मैं अगर ज्योग्राफी सब्जेक्ट की बात करूंगा तो उसमें हम होलिस्टिकली कवर चुके हैं फिजिकल ज्योग्राफी को, इंडियन ज्योग्राफी को, जो भी मेंस के अंदर पीवाईक्यूज आए थे। तो जो भी बच्चे नए जुड़ते हैं हमसे वो जरूर उन वीडियोस को देखें ताकि उनको एक इंसाइट मिल सके कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप अपनी जो मेंस की प्रिपरेशन है उसमें वैल्यू एडिशन करके एक अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज से हमारा ह्यूमन ज्योग्राफी का एस्पेक्ट स्टार्ट होता है, जहां से मैक्सिमम वेटेज देखने को मिलती है यूपीएससी के अंदर। तो यहाँ पे हम जो क्वेश्चंस करेंगे पर्टिकुलरली यहाँ पे हम उनको क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में ही डिस्कस करेंगे कि जो भी इंपॉर्टेंट रेलेवेंट पॉइंट्स हैं जो आप अपने पेपर के अंदर ऐड ऑन कर सकते हैं या अपने मॉडल आंसर के अंदर आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, वो सब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इसको मल्टीपल पार्ट्स में लाया जाएगा। अभी पार्ट 1 चल रहा है, ऐसे पार्ट 2, 3, 4, 5 ऐसे मल्टीपल पार्ट्स आएंगे ताकि हम ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन को होलिस्टिकली कवर कर सकें यहाँ पे और उनको क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में डिस्कस कर सकें। तो आओ क्विकली स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को, ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना। तो दोस्तों, जो भी इसके अंदर टॉपिक रहेंगे हमारे, पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर हम दोनों इंडियन ह्यूमन ज्योग्राफी को भी डील करेंगे और वर्ल्ड ह्यूमन ज्योग्राफी को भी डील करेंगे। तो उसके एस्पेक्ट में जहां जहां से क्वेश्चन आए हैं उनको सबसे पहले मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं, किस टाइप से क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेमिंग की गई है, क्या वो लैंग्वेज है। तो आओ देखते हैं अब हम। तो बेसिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अगर मैं इंडियन ह्यूमन ज्योग्राफी की बात करूं तो पर्टिकुलरली यहाँ पे आपको रिसोर्सेज से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, एग्रीकल्चर से देखने को मिल रहा है, इंडस्ट्री से देखने को मिल रहा है, ट्रांसपोर्टेशन से देखने को मिल रहा है, पॉपुलेशन से देखने को मिल रहा है और सेटलमेंट से देखने को मिल रहा है। इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं यहाँ पे पर्टिकुलरली तो यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट हर सेक्शन से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। और साइमल्टेनियसली सबसे बड़ी चीज क्या है कि यहाँ पे आपको लिंकेज बनानी आनी चाहिए कि जो भी चीजें हम पहले पढ़ रहे हैं उन सब का लिंक हमने कैसे करना है। बेसिकली अगर मैं इंडियन ह्यूमन ज्योग्राफी की बात करूं या इवन ह्यूमन ज्योग्राफी की भी बात करूं तो लिंकेज अगर किसी को आ गया तो ये क्वेश्चन सबसे आसान है। बेसिकली लिंकेज के लिए सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि हमें पिछले एस्पेक्ट्स को कवर करना इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए जो भी बच्चे नए जुड़ रहे हैं वो पिछली वीडियोस को जरूर देखें, वहां से उनको एक लिंकेज चल जाएगी पता कि किस तरह से चीजों को लिंक करना है, कैसे हमने पीछे चीजों को कवर कर रखा है। तो जहां पे आज के जो हमारे ये क्वेश्चंस हैं सारे इन सबको कवर किया जाएगा, जिसमें कि इंडियन ह्यूमन ज्योग्राफी से ऑलमोस्ट आपको 20 क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे और वर्ल्ड ह्यूमन ज्योग्राफी में अगेन रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, लोकेशन फैक्टर्स ऑफ इंडस्ट्रीज, यहां से आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो बेसिकली टोटल मिला के 20 पीछे के हैं, 4 ये 24 क्वेश्चन बनते हैं इंडियन ह्यूमन ज्योग्राफी प्लस वर्ल्ड ह्यूमन ज्योग्राफी को मिला के। तो इन सब 24 क्वेश्चंस को हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। तो आज के जो हमारे क्वेश्चंस रहने वाले हैं, एक क्वेश्चन तो ये रहने वाला है कि दैट इज पर्टिकुलरली describing the distribution of rubber producing countries indicate the major environmental issues faced by them। ये 2022 में क्वेश्चन आया है। तो बेसिकली पहले इस क्वेश्चन को समझो कि पूछ क्या रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे वो बेसिकली पूछ रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन पूछा है उसने रबर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज का, तो मतलब रबर, और रबर पे अक्सर क्वेश्चन प्रीलिम्स में भी देखने को मिल जाएगा। तो पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको जो रबर है, रबर का डिस्ट्रीब्यूशन, उसका जो प्रोडक्शन जहां पे भी वो प्रोड्यूस हो रहा है तो वो किस तरह से, कैसे उसका डिस्ट्रीब्यूशन है वो बताना है, डिस्क्राइब करना है। साइमल्टेनियसली ये चीज भी पूछ रहा है वो कि आपको इंडिकेट करने जो भी एनवायरमेंटल इश्यूज हैं इसके रिगार्डिंग, इनके द्वारा जो भी एनवायरमेंटल इश्यूज फेस किया जाता है पर्टिकुलरली थ्रू रबर, वो सब चीजों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एक ये क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन रहेगा आपका वर्ल्ड ह्यूमन ज्योग्राफी से, और साइमल्टेनियसली ये क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 2 इंडियन ह्यूमन ज्योग्राफी से। फ्रॉम बीइंग नेट इंपोर्टर इन 1960s इंडिया हैज emerged एज अ नेट फूड एक्सपोर्टर टू द वर्ल्ड, प्रोवाइड रीजंस। सीधी एक स्टेटमेंट दे दी है और इसको आपने रीजन देने हैं कि ये स्टेटमेंट जो है पर्टिकुलरली स्टेटमेंट के रिगार्डिंग रीजंस देने हैं हमने कि इंडिया 1960 के अंदर एक फूड का नेट इंपोर्टर था, हम फूड को इंपोर्ट करते थे, चाहे
हम व्हीट लेते थे, चाहे हम राइस लेते थे, सिमिलरली बट नाउ अब यही इंडिया है जो कि अब एक्सपोर्ट करता है पूरे वर्ल्ड को ये सब चीजें। तो किस तरह से इंडिया जो कि 1960 में एक फूड इंपोर्टर था, आज वर्ल्ड का फूड एक्सपोर्टर भी है। तो बेसिकली इस चीज के रिगार्डिंग हमें वैलिडेट रीजंस देने हैं, तो इन सब क्वेश्चंस को हम आज डिस्कस करने वाले हैं। 2 क्वेश्चंस हम होलिस्टिकली कवर करेंगे, क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में होंगे ये। तो आओ स्टार्ट करते हैं, अब आगे चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये रहेगा, फूड इंपोर्टर इन 1960s से लेके इंडिया हैज इमर्ज्ड नेट फूड एक्सपोर्टर टू द वर्ल्ड। तो आओ क्विकली स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली यहां से स्टार्ट होता है। तो जैसे कि आपको पता है, जब भी हम फूड एक्सपोर्टर की बात करेंगे तो सबसे पहले हमारे दिमाग में एक चीज आती है, दैट इज दी ग्रीन रेवोल्यूशन। तो बेसिकली ये है क्या ग्रीन रेवोल्यूशन? ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब है, किस चीज से रिलेटेड है ये क्रांति? किस चीज से रिलेटेड थी ये हरित क्रांति जिसको हम हिंदी में भी बोलते हैं, ये थी हमारी खेती बाड़ी एग्रीकल्चर से रिलेटेड। तो बेसिकली यहाँ पे हमने जो कि हमारे पास फूड्स की जो कमी थी, ठीक है, सरप्लस जो ग्रेन्स की हमारे पास जो हमारे पास डेफिसिट था किसका, ग्रेन्स का, उसको हमने इस लेवल पे इंक्रीज कर दिया कि अब हमारे पास वो चीजें सरप्लस हैं और हम वर्ल्ड को दे रहे हैं। तो जैसे कि बात करते हैं, जब मैं ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर बात करता हूं, 1960 से 80s का ये दौर था, तो पर्टिकुलरली यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज हुई, दैट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ HYV सीड्स या हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था, दैट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ हाई यील्ड वैरायटीज या हाई यील्ड वैरायटी सीड्स। इससे क्या हुआ कि हाई यील्ड वैरायटी सीड्स आए, जिस वजह से यहां पे सरप्लस फूड प्रोडक्शन आपको देखने को मिलेगा। तो बेसिकली अब इस चीज को देखते हैं कि इन द 1960s इंडिया फेस्ड सिवियर फूड शॉर्टेजेस। मतलब 1960 में इंडिया में फूड की बहुत ज्यादा शॉर्टेज थी, पर्टिकुलरली व्हीट और राइस की अगर मैं बात करूं, जो कि हेविली हम रिलाई करते थे इंपोर्ट्स पे। बट जैसे ही ग्रीन रेवोल्यूशन आया, उसमें एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, मेन साइंटिस्ट थे डॉक्टर MS स्वामीनाथन। तो इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन के जिनको जनक, मेन की प्लेयर या एग्रीकल्चर साइंटिस्ट माना गया है, दैट इज डॉक्टर MS स्वामीनाथन, जिन्होंने एक इंपॉर्टेंट क्रूशियल रोल प्ले किया इंडिया की फूड प्रोडक्शन को बूस्ट का काम किया है इस पर्टिकुलर ग्रीन रेवोल्यूशन ने। हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ क्रॉप्स को इंट्रोड्यूस किया गया, स्पेशली व्हीट और राइस की वर डेवलप्ड लीडिंग टू इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी। तो इन पहली चीज इंट्रोडक्शन ऑफ हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, जिससे क्या हुआ, आपका सरप्लस फूड प्रोडक्शन हुआ। इसके अलावा यूज ऑफ केमिकल इनपुट्स। केमिकल इनपुट्स में क्या बात करेंगे अगर हम, तो जो आपके फर्टिलाइजर्स थे, तो यहाँ पे केमिकल इनपुट का मतलब ये है कि कोई केमिकल नहीं डाला हमने, फर्टिलाइजर्स डाले। फर्टिलाइजर जैसे आपको पता ही है NPK की रेशो में डाला जाता है पर्टिकुलरली। तो ये जो NPK की रेशो है, यहाँ पे हमने खास करके जो फर्टिलाइजर थे, तो हमने फर्टिलाइजर्स का यूज किया, जिसमें कि ग्रीन रेवोल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स और इरिगेशन टेक्निक्स विच फर्दर एनहांस्ड क्रॉप फील्ड्स। तो बेसिकली यहाँ पे फर्टिलाइजर्स थे आपके, ठीक है, कुछ पेस्टिसाइड्स का हमने यूज किया, और इरिगेशन टेक्निक्स थी जिनकी वजह से आपको एनहांस या इंक्रीमेंट देखने को मिला किसके अंदर, क्रॉप्स की यील्ड के अंदर। साइमल्टेनियसली इसी चीज ने इंडिया को फूड के अंदर सेल्फ सफिशिएंट बना दिया, खास करके जो कि यहाँ की स्टेपल क्रॉप्स जैसे कि व्हीट और राइस। तो पहली चीज तो ये चीज थी कि ग्रीन रेवोल्यूशन एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर, जिसने इंडिया को इंपोर्टर से क्या बना दिया, एक्सपोर्टर बना दिया। क्लियर है? अगला सिमिलरली इसी के अंदर था इरिगेशन का भी एक्सपेंशन। जैसे कि आप देखते हैं कि पंजाब के अंदर आपको बोरवेल्स के ऊपर सब्सिडीज वगैरह मिलना शुरू हो गई, तो सिमिलरली यहाँ पे इरिगेशन, और इवन आप देखोगे कि जब इंडिया आज़ाद भी हुआ तो उस टाइम पे पंडित नेहरू ने ये जो आपके डैम्स वगैरह बने, तो इनको कहा टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न रिसर्जेंट इंडिया का कोट किया था। तो सिमिलरली उसकी वजह से क्या हुआ कि आपके जो फार रीच एरिया से, जहां पे वाटर की शॉर्टेज थी, क्राइसिस थी, वहां कैनाल्स के थ्रू पानी पहुंचाया गया, जिस वजह से उन रीजन्स में भी खेती होना शुरू हो गई जहां पे कभी पानी की शॉर्टेज होती थी। तो एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन में देख लेते हैं, improved irrigation infrastructure particularly in northern and northwestern states like Punjab and Haryana increased area under cultivation and enhanced agriculture output। इस वजह से यहाँ पे ज्यादा एरिया कल्टीवेशन के अंडर आया, जिसकी वजह से पर्टिकुलरली क्या हुआ, आपको देखने को मिला एग्रीकल्चर आउटपुट देखने को मिला। इंदिरा गांधी कैनाल होगी आपकी इसका बेस्ट एग्जांपल है, यू कैन कोट दैट पर्टिकुलरली।
उसके बाद सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्टर था दैट इज द एग्रीकल्चर पॉलिसी रिफॉर्म्स, जिसकी कि हम बात भी करते हैं, अक्सर न्यूज में सुनते भी हैं आप। एमएसपी की मिनिमम सपोर्ट प्राइस अनाउंस कर दी गई थी उस टाइम पे गवर्नमेंट के द्वारा। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया implemented the MSP system to encourage farmers to produce more by offering guaranteed price for key crops. This policy helped stabilize government प्रोडक्शन एंड बूस्टेड एग्रीकल्चर आउटपुट। ऑब्वियस सी बात है कि जब आपको एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलेगा आपको किसी चीज के उगाने पे, तो उस वजह से आप देखोगे किसान उस चीज को ज्यादा उगाएगा, और जिस वजह से आपको वो चीज ज्यादा आपको देखने को मिलेगी। इसीलिए ये भी एक फैक्टर था जिस वजह से इंडिया इंपोर्टर से क्या बन गया, एक्सपोर्टर बन गया। सिमिलरली फूड प्रोक्योरमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की बात करें आपकी, तो जो पीडीएस सिस्टम है आपका, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, और फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा सेटअप किया गया ताकि फूड सिक्योरिटी हो सके और कंज्यूमर्स को एक फेयर प्राइस मिल सके। ऐसा नहीं हो कि स्टॉक डंप ही हो रहा है और जो मुनाफाखोर हैं वो एक और सबसे ज्यादा मुनाफा कमाए जा रहे हैं, डंप करके रख रहे हैं बड़े से बड़े जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, और गरीबों तक जो है राशन पहुंचे ही ना। तो इसलिए एफसीआई के द्वारा स्टोरेज वेयर हाउसेज बनाए गए, साइमल्टेनियसली पीडीएस सिस्टम देखने को मिला, तो इसके वजह से फेयर प्राइसेस मिलने लगा लोग कंज्यूमर्स को, और इन सिस्टम ने हेल्प की मैनेज सरप्लस फूड स्टॉक्स को। तो मतलब उसको स्टोरेज जो एक्स्ट्रा हो गया था हमारे पास उसको हमने स्टोर करना शुरू कर दिया, जो भी हमारे पास एक्स्ट्रा पैदावार हो रही थी उसको हमने प्रॉपरली मैनेज करना शुरू किया, जिसकी वजह से जब हम चाहें तो उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते थे। तो उस तरह से हमने सब, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर था जिसकी वजह से हम सब इंपोर्टर से क्या बन गए, एक्सपोर्टर बन गए इन फूड, पर्टिकुलरली फूड एक्सपोर्टर ऑफ द वर्ल्ड की अगर मैं बात करूं तो एग्रीकल्चर पॉलिसी के अंदर ये रिफॉर्म्स, एमएसपी की बात कर सकते हो आप, पीडीएस की पर्टिकुलरली। इसके अलावा था टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड इनोवेशन। मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स को हमने डेवलप अडॉप्ट किया। बेसिकली अगर मैं बात करूं यहाँ पे, जैसे कि आपका ड्रिप हो गया, स्प्रिंकलर सिस्टम हो गया, ठीक है, ट्रैक्टर्स, मैकेनाइज्ड इंस्ट्रूमेंट्स का हमने यूज करना शुरू कर दिया। तो ये सब टेक्निक्स थी। ओवर द ईयर्स इंडियन एग्रीकल्चर बेनिफिटेड फ्रॉम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट सच एज इंप्रूव्ड इरिगेशन टेक्निक्स, जैसे कि ड्रिप एंड एग्रीकल्चर सिस्टम, बेटर अच्छे क्वालिटी के सीड्स, मैकेनाइजेशन जिसमें कि ट्रैक्टर और हार्वेस्टर्स का हमने यूज करना शुरू कर दिया, एंड यूज ऑफ मोर एफिशिएंट क्रॉप्स मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस का भी हमने अडॉप्ट कर ली, जिस वजह से आप मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक की वजह से भी आप टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट देखने को मिला हमारे एग्रीकल्चर में। एंड अगेन कहाँ क्या बन गए हम, इंपोर्टर से एक्सपोर्टर बन गए। इवन जेनेटिकली मॉडिफाइड हमने इस लेवल पे अब एनहांसमेंट की है कि हमने जीन्स तक को मॉडिफाई कर दिया है क्रॉप्स के। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का बेस्ट एग्जांपल है आपका, जैसे कि इंडिया के अंदर बीटी कॉटन है, जिसकी वजह से आपको इनकी यील्ड्स में इंक्रीमेंट देखने को मिलेगी, कम क्रॉप का लॉस देखने को मिलेगा ड्यू टू पेस्ट्स, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं जो कि आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इसके बाद बात करेंगे हम इंक्रीज्ड एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी की। अगर मैं इंक्रीज्ड एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी की बात करूं तो जहां पे आपको डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स देखने को मिलेगा। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स का मतलब ये है कि पर्टिकुलरली हम सिंपल ये नहीं है कि हम सिर्फ कॉमन सी चीजें उगा रहे हैं, यहाँ पे हम क्रॉप्स के अंदर वेराइटी ऑफ क्रॉप्स उगा रहे हैं, जैसे कि नॉर्मल व्हीट राइस के अलावा कोई और क्रॉप्स, चाहे हमारी पल्सेस हैं, कोई फ्रूट्स हैं, कोई ऑयल सीड्स हैं, इन सब की पैदावार भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बना इस तरह से हमें इंपोर्टर से एक्सपोर्टर बनाने में। तो बात कर लेते हैं डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स की। तो इंडिया हैज increasingly diversified its agriculture production beyond traditional staple crops like wheat and rice. Crops such as pulses, oilseeds, fruits, vegetables have seen increased production, catering not only to domestic consumption but also टू फॉर एक्सपोर्ट मार्केट्स। तो इन सब चीज़ों से हमने सिर्फ अपनी डोमेस्टिक कंजम्पशन ही पूरी नहीं की, हमने एक्सपोर्ट भी करना शुरू कर दिया इन सब चीज़ों का। साइमल्टेनियसली हमें राइस देखने को मिला नॉन सीरियल एक्सपोर्ट्स में। इसके अंदर आपके कौन कौन सी कमोडिटीज, जैसे कि आपके मसाले, स्पाइसेस आ गए, टी आ गई, कॉफ़ी आ गया, शुगर आ गया, राइस आ गया। तो ये सब चीज़ें थी। इन सब कमोडिटीज़ का एक मेजर एक्सपोर्टर बन गया इंडिया, और इसी डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन की वजह से और एक्सपेंशन ऑफ एक्सपोर्टेबल सरप्लस नॉन सीरियल क्रॉप्स ने इंडिया की पोजीशन को बूस्ट कर दिया एज ए नेट फूड एक्सपोर्टर। तो ये सब चीज़ें आप ऐड ऑन करेंगे, ये पॉइंट किस किस तरह से इंडिया के अंदर इंक्रीज्ड एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी हमें देखने को मिली।
तो ये बेसिकली अगेन इंपॉर्टेंट फैक्टर, ये सब चीज़ें कि हम क्या बनते गए, इंपोर्टर से एक्सपोर्टर बनते गए फूड के अंदर। इसके बाद था हमने इम्प्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक की अगर मैं बात करूं, खास करके लॉजिस्टिक्स की अगर मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको देखने को क्या मिला, इंडिया के अंदर ट्रांसपोर्टेशन, खास करके ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में के अंदर वास्ट इंप्रूवमेंट देखने को पर्टिकुलरली मिली। तो इम्प्रूव्ड रोड्स, एक्सपेंशन ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क की बात करें, इम्प्रूव्ड रोड्स, रेलवेज देखने को मिले, पोर्ट्स सिग्निफिकेंटली डेवलप हुए। तो इसकी वजह से क्या हुआ, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग एग्रीकल्चर गुड्स मेकिंग एक्सपोर्ट्स मोर कॉम्पिटिटिव। अब अगर मान लो आपके पास सड़कें ही अच्छी नहीं है, या आपके पास ये बोल लूं मैं कि रेलवेज या पोर्ट्स अच्छे नहीं है, तो उससे क्या होगा, सामान आना उतना ही लेट होगा, जितना डिले होगा इट मींस उसकी क्वालिटी भी डिग्रेड होती जाएगी विद द पैसेज ऑफ टाइम, और चांसेस होंगे कि उसको इंटरनेशनल मार्केट तक टाइम पे हम नहीं पहुंचा पाएंगे। तो अगर हमारे पास रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे आप देखते भी हैं कि लोग कई बार इस तरह के आपको न्यूज़ में कमेंट भी सुनने को मिल जाते हैं कि हमारे पास इस तरह से बनाने को पैसे हैं इन सब चीज़ों के लिए, बट हम कुछ और चीज़ें नहीं बना पाते, चाहे हम इस कोई भी आप कमेंट सुनते होंगे कि हम हॉस्पिटल्स नहीं बना पाते हैं या वट एवर ऑल, बट दैट इज अ सेपरेट कॉन्सेप्ट। बट अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर का स्ट्रांग होना क्यों जरूरी है, इंफ्रास्ट्रक्चर्स बेसिकली अगर मैं रोड्स की बात करूं, रोड सिर्फ एक आने जाने का माध्यम नहीं है, ये एक एनर्जी लेंस का काम करते हैं। एनर्जी लेंस, एनर्जी इन दी फॉर्म ऑफ, चाहे आप इकोनॉमी को बूस्ट करना बोल लो, चाहे आपके और आपका जैसे भी फ्यूल आप लेके जा रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हैं, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। क्यों, उसकी वजह से आप देखते हैं कि हमारे कितने डिफेंस इक्विपमेंट्स हो गए, ठीक है, या हमारी कंट्री के लिए कितने इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कुछ स्ट्रेटेजिक रोड्स भी होते हैं हमारे पास, तो वो सब चीज़ें हैं। तो बेसिकली रोड सिर्फ एक जरिया नहीं कि आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, ये आपको पूरी तरह से एक एनर्जी प्रोवाइड करते हैं आपकी इकोनॉमी को। तो सिमिलरली मैं बात करूंगा अगर कि, तो यहाँ पे इस तरह से जब हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिली रोड्स के अंदर, रेलवेज के अंदर, पोर्ट्स के अंदर, जिस वजह से क्या हुआ, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट भी कम हुई, क्योंकि कम समय में आप देख रहे होंगे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर खास करके आप देख रहे होंगे 4 लेन कनेक्टिविटी, 6 लेन हाईवेज बन रहे हैं, तो आप कम टाइम में एक जगह से दूसरे टाइम पे पहुंच जा रहे हैं, तो उस वजह से आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बची, जिसकी वजह से आपने एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया एट कॉम्पिटिटिव प्राइसेस पे। क्लियर है बात। द डेवलपमेंट ऑफ कोल्ड स्टोरेज चेन्स बनी, लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर बना, जिसने की रिड्यूस कर दी पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, जो खास करके जब फसल कटती थी तो उसके बाद हमारे पास अच्छे जगह नहीं होती थी कि उनको हम रख सकें, और ना ही अच्छी लॉजिस्टिक्स होते थे कि हम उसको शफल कर सकें एक जगह से दूसरी जगह पे पर्टिकुलरली। तो यहाँ पे जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉस होते थे वो बहुत ज़्यादा होते थे, बट हमारा लॉजिस्टिक्स स्ट्रांग होने की वजह से ये सब लॉसेस क्या हुए, रिड्यूस हुए, और इंडिया क्या कर दिया, इंडिया को अलाउ किया इसने कि आप एक्सपोर्ट करिए मोर फ्रेश प्रोड्यूस एंड प्रोसेस्ड फूड्स। तो इंडिया ने फिर इसके बाद क्या करना शुरू कर दिया, ज़्यादा एक्सपोर्ट और प्रोसेस्ड फूड्स को भी एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। उसके बाद अगर मैं बात करूं इसके अंदर ग्लोबलाइजेशन एंड मार्केट एक्सेस की अगर मैं बात करता हूं, तो एज इंडियाज इकोनॉमी इंटीग्रेटेड मोर विद ग्लोबल मार्केट्स, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स फाउंड अ प्लेस इन इंटरनेशनल मार्केट्स। अब जैसे ही ग्लोबलाइजेशन आया पर्टिकुलरली, तो हमने ग्लोबल लेवल पे अब compete करना शुरू किया। जैसे कि इंडिया की इकोनॉमी, जब आपने देखा होगा एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन रिफॉर्म्स आए थे, तो जैसे ग्लोबलाइजेशन आया तो इंडिया को भी ग्लोबल मार्केट का एक्सेस मिला। उसके साथ साथ क्या हुआ कि इंडिया के अब मार्केट्स जो थे उनको भी एक इंटरनेशनल मार्केट में जगह मिलना शुरू होगी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को खास करके। ट्रेड लिबरलाइजेशन and signing of trade agreements have facilitated greater access to global food markets। तो liberalization, privatization, globalization के जो reforms थे उसकी वजह से क्या हुआ, और कुछ ट्रेड एग्रीमेंट साइन होने की वजह से हमें एक इजी एक्सेस मिल गया ग्लोबल मार्केट्स के लिए, और एक काफ़ी बहुत बड़ी वाइड लेवल पे एक मार्केट मिल गई ग्लोबल लेवल पे, जहाँ के पे हम अपनी चीज़ों को क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और जहाँ इजीली हमारी चीज़ जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं जो हम वहाँ पे इजीली जगह बना सकें। तो अगेन ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था यहाँ पे, ताकि इंडिया क्या बन गया फिर इन सब चीज़ों से, इंपोर्टर से एक्सपोर्टर बन गया, फूड इंपोर्टर टू एक्सपोर्टर। इसके बाद है गवर्नमेंट के एक्सपोर्ट प्रमोशनल पॉलिसीज थी, जिसमें कि आपको एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स की अगर मैं बात करूं तो इंडियन गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया था एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स को थ्रू वेरियस इंसेंटिव्स, जिसके अंदर सब्सिडीज, ट्रांसपोर्ट के अंदर देखा ही होगा आपने कि लोग ट्रांसपोर्ट के लिए सरकार सब्सिडी देती है,
टैक्स माफी, टैक्स की छूट दी, ट्रेड प्रमोशन पॉलिसीज उसने लाई, और जैसे कि प्रोग्राम्स कुछ लेके आई थी जैसे कि एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट, जिसको हम एपीडीए के नाम से भी जानते हैं। इसने काफी बड़ा रोल प्ले किया इंडियन के फूड प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने में वर्ल्ड लेवल पे, ग्लोबली इसने एपीडीए ने बहुत बड़ा रोल कंट्रीब्यूट किया, पर्टिकुलरली यहाँ पे ग्लोबल लेवल पे, जहाँ पे कि हम इजीली अपने मार्क प्रोडक्ट्स को लेके जा सकें, कहाँ पे, इंटरनेशनल मार्केट में। अगेन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की मेंबरशिप्स की वजह से इंडिया को और ज़्यादा बेनिफिट हुआ, जिसकी वजह से और ज़्यादा इजी एक्सेस मिल गया वर्ल्ड लेवल की मार्केट पे, जहां से हमने क्या करना शुरू कर दिया, अब हम एक्सपोर्ट करने लग गए इजीली अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स और एग्रीकल्चर goods. India's particular participation in the WTO has provided better access to international markets, and India has been able to negotiate favorable terms for agriculture exports. और इवन इंडिया ने यहाँ पे अपने कुछ शर्तों पे, कुछ फेवरेबल टर्म्स पे भी नेगोशिएशन करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से अपने एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट के साथ, अपने एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट के लिए, जिसकी वजह से हमें एक अच्छा बूस्ट मिला कहाँ पे, एग्रीकल्चर फूड्स के अंदर, या आप ये बोल सकते हैं एग्रीकल्चर फूड एक्सपोर्ट के अंदर। तो जिस वजह से इंडिया नेट जो कि फूड इंपोर्टर होता था 1960 से, क्या बन गया, फूड एक्सपोर्टर बन गया। तो दिस इज इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट गवर्नमेंट एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसीज का। इवन यहाँ पे आपको एफडीआई भी देखने को मिला अब एग्रीकल्चर के साथ साथ, खास करके इन्वेस्टमेंट इन एग्री बिजनेस। आप देखते थे कि खासकर जैसे ग्रीन हाउसेस के लिए सब्सिडी देती थी सरकार पहले, या और कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट थे, जैसे आपको पहले तो जो आपके जैसे कुछ जगहों पे तो बोरवेल्स के लिए भी देना शुरू कर दी थी सब्सिडी, ठीक है। तो ये सब जो चीज़ें थी यहाँ पे, तो पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूँ तो इस तरह से एग्री बिजनेस के अंदर काफ़ी ज़्यादा हमें डेवलपमेंट देखने को मिला, जहां पे कि आप ये देखोगे कि अब फॉरेन से भी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो गई। द लिबरलाइजेशन, खास करके वही एलपीजी रिफॉर्म्स की वजह से, द लिबरलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी इन द 1990s एनकरेज्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर रिलेटेड इंडस्ट्रीज, इंक्लूडिंग जिसके अंदर आपको फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, स्टोरेज, पैकेजिंग इंडस्ट्री में आपको फॉरेन इन्वेस्टमेंट देखने को मिला। इसने इंक्रीज किया इंडिया की एफिशिएंसी को, एग्रीकल्चर एफिशिएंसी, एग्रीकल्चर सेक्टर की एफिशिएंसी को, और इस वजह से हम जो भी इंटरनेशनल फूड स्टैंडर्ड्स की जो भी आप ये बोलो कंडीशंस थी, उनको हम मीट भी कर पाए, और साइमल्टेनियसली इसने क्या किया, हमारे एक्सपोर्ट को एक इम्पॉर्टेंट बूस्टर का काम किया। तो ये सब पॉइंट्स हैं जो कि आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। ये सब वो वैलिड रीजंस हैं कि जिसकी वजह से इंडिया जो 1960s में नेट फूड इंपोर्टर था, अब क्या बन गया, नेट फूड एक्सपोर्टर बन गया पूरे वर्ल्ड को। और रिसेंटली आप ये भी देख सकते हैं कि इवन जो भी आप एग्जांपल कोट कर सकते हैं, जो रशिया यूक्रेन वॉर था, तो उसमें भी हमने व्हीट्स अपना दिया था यूक्रेन को कि वहां पे, ताकि फूड की शॉर्टेज ना हो। तो आप ये सब पॉइंट्स भी एक्स्ट्रा एड ऑन कर सकते हैं फ्रॉम दी रीसेंट डेटा को इनकॉर्पोरेट करके। इवन जो आप एग्रीकल्चर के या इकोनॉमी के टॉपिक्स देखते हैं, जहां पे कि पर्टिकुलरली इस तरह से कोई एक्सपोर्ट का डेटा आता है, या फिर बजट सर्वे में एक्सपोर्ट का डेटा आ रहा है कि हम क्या चीज़ों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप उन सब वैलिड पॉइंट्स को यहाँ पे ऐड ऑन करके अपने आंसर को एक मोस्ट वैल्यूएबल मॉडल आंसर के फॉर्म में आप प्रेजेंट कर सकते हैं एग्जाम के अंदर, जिसकी वजह से आपको एक अच्छे मार्क्स में इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। तो ये सब वो पॉइंट्स हैं जिनको होलिस्टिकली कवर किया गया है, ताकि आप इस तरह से पॉइंट्स को ऐड ऑन करके अपने प्रिपरेशन को और ज़्यादा स्ट्रेंथन कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक आपको फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्लैरिटी मिल गई होगी। अब आओ चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज दी नेचुरल रबर वाला जो क्वेश्चन था। एक बार क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वहां पे फिर आपको इस क्वेश्चन पे लेके आता हूं मैं। तो क्वेश्चन ये था बेसिकली, यहाँ पे डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रबर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन बताना था हमें, क्योंकि कहाँ पे रबर डिस्ट्रीब्यूशन हमें देखने को मिलता है, किन कंट्रीज में, और उसके साथ साथ मेजर एनवायरमेंटल इश्यूज इसके द्वारा क्या फेस किए जाते हैं, वो सब हमने देखने हैं अब। तो आओ चलते हैं सबसे पहले नेचुरल रबर की तरफ, कहीं किन कंट्रीज में मिलता है और उसके बाद क्या चैलेंजेस हैं वो सब देखते हैं। तो बेसिकली अगर मैं नेचुरल रबर की बात करूं तो इसको कहां से डिराइव किया जाता है, लेटेक्स ऑफ द रबर ट्री। तो बेसिकली ये लेटेक्स ऑफ द रबर ट्री से डिराइव किया गया है रबर, और कहाँ मिलता है हमें, ट्रॉपिकल रीजन्स में, जिसकी की कुछ स्पेसिफिक क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, जैसे कि आपको हॉट ह्यूमिड एनवायरनमेंट देखने को मिलेगा विद सब्सटेंशियल रेनफॉल इज द मस्ट। याद रखना, रेनफॉल इज ऑल्सो द इंपॉर्टेंट फैक्टर
इन द डेवलपमेंट ऑफ रबर ट्री। तो एक इंपॉर्टेंट चीज, हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट प्लस सब्सटेंशियल रेनफॉल, ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्लाइमेटिक कंडीशन है जो कि आपको पता होनी चाहिए। तो मेजर जो कि रबर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं वो कहाँ पे आपने को देखने को मिलती है, कहाँ पे कंसंट्रेशन उनकी ज्यादा देखने को मिलती है? साउथ ईस्ट एशिया एक इंपॉर्टेंट सबसे बड़ा मेजर हब है रबर का, साइमल्टेनियसली अफ्रीका और लैटिन अमेरिका। तो ये सब मेजर रबर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं जहाँ पे कि आपको मैक्सिमम रबर की कंसंट्रेशन देखने को मिल जाएगी, रबर ट्रीज आपको मैक्सिमम देखने को मिलेंगे। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रबर प्रोडक्शन इज हेविली इन्फ्लुएंस्ड बाय हिस्टोरिकल प्लांटेशन। ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है, इस चीज का ध्यान रखना कि रबर का बेसिकली जो डिस्ट्रीब्यूशन है रबर का वो डिपेंड किया था हिस्टोरिकल लेवल पे, मतलब जो ब्रिटिशर्स के द्वारा कॉलोनीज बनाई और वहां पे जो प्लांटेशन क्रॉप इंट्रोड्यूस की गई, तो बेसिकली इसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ही वहीं से आ जाता है कि जो ब्रिटिशर्स के द्वारा जहां पे कॉलोनीज में इस तरह की रबर की क्रॉप्स या आप देखते थे उन्होंने इंडिगो भी उगवाया इंडिया के अंदर पर्टिकुलरली, तो इस तरह से वहां पे साउथ ईस्ट एशिया के अंदर खास करके इंडोनेशिया जैसी कंट्रीज में, वहां पे मलेशिया जैसी कंट्रीज के अंदर आपको ये सब चीजें देखने को मिल जाएंगी, पर्टिकुलरली रबर, जहां पे रबर प्लांटेशंस का वाइड स्प्रेड ऑफ, जहां पे आपको फॉरेस्ट को क्लियर किया गया फॉर द प्लांटेशन ऑफ रबर्स। तो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में आप ब्रिटिशर्स का कंटेक्स्ट ले सकते हैं, तो वहां पे वहीं से डेवलपमेंट हुई और फेवरेबल एनवायरमेंट कंडीशन फॉर रबर कल्टीवेशन। तो कहीं ना कहीं हिस्टोरिकल एस्पेक्ट भी इसके साथ जुड़ा हुआ था, ये सब कंडीशंस थी जिसकी वजह से आपको रबर प्लांटेशन देखने को मिलती है। ये देख लो, ये है एक रबर ट्री, इस तरह से यहाँ से इस तरह का ये वाइट फ्लूइड देखने को मिलता है और इसको फिर कलेक्ट कर लिया जाता है। इसी वाइट फ्लूइड से फिर वो लेटेक्स आप फोम देखते हो, डिफरेंट डिफरेंट फोम्स देखते हो, आप देखते हो कि इस रबर से आप मल्टीपल यूजेस हैं इसके, वो सब चीज़ें आपको देखने को मिलती है और इसको कलेक्ट किया जाता है, फिर देन इसको इंडस्ट्रीज में ले जाके इसको प्रोसेस किया जाता है थ्रू डिफरेंट केमिकल प्रोसेसेस के थ्रू, और फिर आपको रबर की फॉर्म में देखने को मिलता है। दिस इज दी रबर ट्री, ये है आपका एक रबर ट्री। आई होप यहां तक आपको चीज क्लियर होगी। उसके बाद है पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मेजर जो रबर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, जिसमें कि थाईलैंड आपको लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है नेचुरल रबर का वर्ल्ड में, कंट्रीब्यूटिंग अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ ग्लोबल सप्लाई। उसके बाद इंडोनेशिया आपको देखने को मिल जाएगा, मेजर रबर एक्सपोर्टर, इंडोनेशिया रैंक सेकंड इन ग्लोबल प्रोडक्शन में। उसके बाद वियतनाम, अनदर इंपॉर्टेंट प्लेयर इन साउथ ईस्ट एशिया रबर इंडस्ट्री। तो आप देख रहे हैं कि साउथ ईस्ट एशिया के अंदर मैक्सिमम कंसंट्रेशन देखने को मिल रहा है रबर की। उसके बाद मलेशिया आपको देखने को मिल रहा है, हिस्टोरिकली द लार्जेस्ट रबर प्रोड्यूसर, अगेन हिस्टोरिकली बात हो रही है। मलेशिया हैज सीन अ डिक्लाइन इन आउटपुट बट रिमेन्स अ की कंट्रीब्यूटर। बट यहाँ पे अब एक डिक्लाइन देखने को मिल रहा है इसके आउटपुट में, बट स्टिल इट्स अ की कंट्रीब्यूटर इन दिस पर्टिकुलर रबर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज। उसके बाद करते हैं हम इंडिया की बात, तो प्राइमरली इन सदर्न रीजन्स, हमारे जो साउथ सदर्न पार्ट है वहां पे देखने को मिलता है केरला और तमिलनाडु, जो कि एक लार्जेस्ट रबर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, ये सब आपको पता होनी चाहिए कि कौन कौन से यहाँ किन किन कंट्रीज के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन है। तो वो हमने यहाँ पे अभी डिस्कस कर लिया कि किस तरह से हमें यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हमें देखने को मिलता है। तो ये मैप भी है, एक इंपॉर्टेंट मैप है, अगर आप इसको ड्रॉ कर सको हाथ से एक रफली, आप एग्जैक्टली नहीं बट स्टिल आप एक रफ सा बना सको, दैट विल फेच यू दी एक्स्ट्रा मार्क्स इन दी पर्टिकुलर यूपीएससी मेंस एग्जाम। तो ये इंपॉर्टेंट रीजन्स, ये देख लो आपका साउथ ईस्ट एशिया वाला रीजन, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, आपको लैटिन अमेरिका देखने को मिल गया, साइमल्टेनियसली यहाँ पे से साउथ अमेरिका के अंदर आपको देखने को मिल रहा है। तो ये सब रीजन्स हैं जहाँ पे आपको मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा रबर का। तो आई होप यहाँ तक आपको चीज़ क्लियर होगी होगी, फर्स्ट पार्ट उसका ऑटोमेटिकली अब आपको क्लियर हो गया होगा कि कहाँ पे क्या चीज़, किस तरह से रबर का डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। अब चलते हैं आगे कि जो एनवायरमेंटल इश्यूज फेस्ड बाय रबर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज के द्वारा क्या क्या एनवायरमेंटल मेजर एनवायरमेंटल चेंज इश्यूज जो फेस किए जा रहे हैं उनके द्वारा जो चैलेंजेस हैं। तो सबसे पहले है डिफॉरेस्टेशन एंड हैबिटेट लॉस की अगर मैं बात करता हूं, तो यहाँ पे एक्सपेंशन ऑफ रबर प्लांटेशन की अगर मैं बात करूं, तो बेसिकली जिस तरह से डिमांड ऑफ रबर बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से लार्ज स्केल लेवल पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का कन्वर्ट किया जा रहा है किसमें, रबर प्लांटेशन के अंदर। तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पता होना चाहिए आपको। इसी प्रोसेस की वजह से आपको डिफॉरेस्टेशन देखने को मिलेगा, खास करके साउथ ईस्ट एशिया में और पार्ट्स ऑफ अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका। तो यही सब चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए।
इसके अलावा बायोडाइवर्सिटी का ऑब्वियस सी बात है लॉस होगा ही होगा जब आप पर्टिकुलरली क्या कर रहे हैं, एक मोनोकल्चर। मोनोकल्चर का मतलब क्या हुआ, सिंगल सिंगल आप रबर प्लांट ही सिर्फ लगाए जा रहे हैं, उसको बाकी पेड्स को काट रहे हैं और उसकी जगह सिर्फ आप सिंगल रबर प्लांट ही लगा रहे हैं, तो इट मींस क्या कर रहे हैं, आप मोनोकल्चर को प्रमोट कर रहे हैं। तो इसी एक्सपेंशन ऑफ मोनोकल्चर की वजह से, मोनोकल्चर रबर प्लांटेशन की वजह से आपको डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा और फौना में क्या देखने को मिलेगा, बेसिकली यहाँ पे आप उसको लॉस देखने को मिलेगा, रिडक्शन देखने को मिलेगा, कमी डिक्रीमेंट देखने को मिलेगा। रबर प्लांटेशंस बीइंग अ मोनोकल्चर, बेसिकली क्या है, मोनोकल्चर है, जिसकी वजह से आपको लेस बायोडाइवर्सिटी देन नेचुरल फॉरेस्ट के एस्पेक्ट में देखेंगे हम, तो आपको बहुत कम बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। इसके बाद बात करें अगर हम सॉइल डिग्रेडेशन एंड इरोजन की, अगर मैं बात करता हूं तो यहां पे आपकी इंटेंसिव फार्मिंग प्रैक्टिसेस, खास करके रबर कल्टीवेशन, स्पेशली व्हेन इट इज अ पार्ट ऑफ मोनोकल्चर सिस्टम का ये पार्ट है, जिसकी वजह से लार्ज स्केल लेवल पे आपको सॉइल डिग्रेडेशन देखने को मिलता है। और विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होता है कि सॉइल की फर्टिलिटी डिक्लाइन होगी। क्यों? क्योंकि सिंगल ही क्रॉप उगा रहे हैं, कोई क्रॉप रोटेशन हो नहीं रही है, जिस वजह से क्या होगा, पर्टिकुलरली सॉइल की फर्टिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होती हुई आपको देखने को मिलेगी ड्यू टू कॉन्टिन्यूस क्रॉपिंग पैटर्न विद लिमिटेड क्रॉप रोटेशन। मतलब क्रॉप रोटेट नहीं हो रही और सिंगल क्रॉप लगाई जा रही है, जिस वजह से आपकी सॉइल की फर्टिलिटी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी विद काफी टाइम के बाद, वो खत्म वाली स्टेज में और धीरे धीरे डिक्रीज भी कर रही है। उसके बाद केमिकल इनपुट्स, द एप्लीकेशन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स का हम यूज कर रहे हैं, इवन हर्बिसाइड्स का यूज कर रहे हैं, ताकि रबर प्लांटेशन को हम मेंटेन कर सकें, जिसकी वजह से सॉइल की जो क्वालिटी है वो क्या हो रही है, डिग्रेड हो रही है, और जिसकी वजह से रिडक्शन देखने को मिल रहा है न्यूट्रिएंट्स के, वहां पे जो रिटेन करने की कैपेसिटी, नेचुरल रिटेनिंग कैपेसिटी है सॉइल की, जो न्यूट्रिएंट को थाम सके, वो उसके अंदर आपको डिक्रीमेंट, जिस वजह से आपको कंटेमिनेशन देखने को मिलेगा वाटर सोर्सेज का भी आसपास के एरियाज के अंदर। आप केमिकल्स डालते जा रहे हैं, आप बाकी चीजों को खत्म कर रहे हैं कि सिर्फ रबर प्लांट सेफ रहे, बाकी चीजों को केमिकल कहाँ जा रहा है, सॉइल में, सॉइल के बाद वो उसी के अंदर न्यूट्रिएंट्स के अंदर जाएगा, सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स है उनमें, और आसपास के जो भी वाटर बॉडीज हैं वो वहां पे भी फैलेगा, विद द पैसेज ऑफ टाइम वो आपके वाटर को भी पॉल्यूट करेगा। इसके बाद वाटर मैनेजमेंट के इश्यूज आएंगे इसके साथ साथ। जिस तरह से वाटर यूज की अगर बात करें तो रबर प्लांटेशन रिक्वायर सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वाटर तो चाहिए चाहिए यहाँ पे, जिसकी वजह से लोकल लेवल पे वाटर शॉर्टेज देखने को मिल रही है, और खास करके उन रीजन्स के अंदर जहां पे ऑलरेडी पानी की बिल्कुल ही कमी है, जहां पे ऑलरेडी कुछ ऐसे रीजन जहां पानी की कमी है, आप पानी इसमें और दिए जा रहे हैं, तो उन रीजन के अंदर तो और ज्यादा क्राइसिस आपको देखने को मिलेगा। इवन पॉल्यूशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, जैसे हमने पहले भी बात की, तो वहां पे जो फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स यूज हो रहे हैं रबर की कल्टीवेशन में, जो कि एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वहां के वाटर बॉडीज के पॉल्यूशन में। द यूज ऑफ फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स इन रबर कल्टीवेशन कैन लीड टू कंटेमिनेशन ऑफ नियर बाय रिवर्स, स्ट्रीम्स, ग्राउंड वाटर, अफेक्टिंग बोथ लोकल कम्युनिटीज एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम। सिर्फ लोगों को ही नहीं, वहां के जो इवन वहां का एक्वेटिक इकोसिस्टम है उसको भी पूरी तरह से वो हैम्पर कर रही है ये सब चीजें। और पर्टिकुलरली वाटर लेवल जो है, वाटर, खास वाटर लेवल नहीं, वाटर पोल्यूशन जो है उसका जो लेवल है वो आपको इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है विद दीज पर्टिकुलर रबर प्लांटेशन क्रॉप्स, और उनके अंदर जो यूज किया जा रहा है उनको सेव करने के लिए जो पर्टिकुलरली पेस्टिसाइड्स वगैरह या फिर जो फर्टिलाइजर्स यूज किए जा रहे हैं। उसके बाद है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन चैलेंजेस। तो बेसिकली कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन चैलेंजेस का मतलब, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का मतलब ही क्या है कि कार्बन आया एटमॉस्फेयर में, उसको क्या किया, कंज्यूम किया प्लांट्स ने, ठीक है बेसिकली, और उसको सिंक कर लिया, अपने पास स्टोर करके रख लिया, उसी को लिमिटेड अमाउंट में उसको बाहर रिलीज किया। तो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन यही प्रोसेस होती है कि जहां पे प्लांट्स कंज्यूम करते हैं CO2 को, और बहुत कम लिमिटेड अमाउंट में उसको रिलीज करते हैं या फिर उसको सिंक कर लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, उसी को हम क्या बोल देते हैं, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। तो बेसिकली पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कार्बन सिंक कैपेसिटी के अंदर क्या देखने को मिल रहा है, हमें रिडक्शन देखने को मिल रही है। यहाँ पे पर्टिकुलरली ये एरो रिप्रेजेंट कर रहा है कि रिडक्शन देखने को मिल रही है कार्बन सिंक कैपेसिटी के अंदर। तो नेचुरल फॉरेस्ट जो कि कार्बन सिंक का काम करते हैं और जो कि एब्जॉर्ब करते हैं CO2 को फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, जब ये फॉरेस्ट ही क्लियर कर दिए जाएंगे रबर प्लांटेशन के लिए, तो जो कार्बन की स्टोरेज कैपेसिटी है ये लैंड की, वो क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी,
और जिसकी वजह से आपको क्लाइमेट चेंज के अंदर भी कंट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा। और इसके साथ साथ जो रबर ट्रीज हैं खुद भी जब बहुत कम एब्जॉर्ब करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, खास करके जब वो ग्रोथ हो रही होती है, एंड डू नॉट ऑफर सेम लॉन्ग टर्म कार्बन स्टोरेज पोटेंशियल एज नेचुरल फॉरेस्ट। बेसिकली यहां पे अगर मैं बात करूं कि जब इस के आपके कार्बन के जो ट्रीज हैं या कार्बन प्लांट, ये कार्बन बोल रहा हूं मैं, सॉरी, जो रबर के आपके जो ट्रीज हैं जब इवन ग्रो भी कर रहे होते हैं तो ये उस लेवल पे कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते जो कि एक नेचुरल फॉरेस्ट, एक जो नेचुरल फॉरेस्ट जिस लेवल पे वो सिंक करता है कार्बन डाइऑक्साइड को। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जिसकी वजह से आपको रिडक्शन देखने को मिलेगी कार्बन सिंक कैपेसिटी के अंदर। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज की वल्नरेबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाएगी। अब इसके साथ साथ आपको चेंजिंग रेनफॉल पैटर्न्स में भी देखने को मिलेगा। अब आप देखते हैं कि अब फॉरेस्ट है नहीं है वहां पे, ठीक है, और साइमल्टेनियसली सिंगल क्रॉप उगाई जा रही है, तो जिसकी वजह से पर्टिकुलरली क्या होगा, वहां का पूरा जब इकोसिस्टम डिस्टर्ब होगा तो इट मींस क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट आपको वहां पे देखने को मिलेगा, जिस वजह से आपको वेरिएबल रेनफॉल पैटर्न्स भी देखने को मिलेंगे। रबर प्रोडक्शन इज हाईली सेंसिटिव टू चेंजेस इन क्लाइमेटिक कंडीशन। और दूसरी चीज क्या है कि जो रबर की प्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है क्लाइमेटिक कंडीशन के साथ, तो इसलिए खास करके रेनफॉल पैटर्न के साथ क्लाइमेट चेंज इज एक्सपेक्टेड टू अल्टर रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन। और क्लाइमेट चेंज का ये अनुमान तो है ही किसकी वजह से, रेनफॉल, या इवन आप खुद भी देखते हैं कि रिसेंट चेंजेस आपको देखने मिलने शुरू हो चुके हैं अभी, तो इसकी वजह से क्लाइमेट चेंज की वजह से रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन में तो चेंज आएगा ही, और टेम्परेचर में, जो कि रबर की यील्ड को भी पोटेंशियली क्या करेगा, इम्पैक्ट करेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि क्लाइमेट चेंज का भी एक बहुत बड़ा रोल होने वाला है इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर। साइमल्टेनियसली लोकल कम्युनिटी और यहाँ का जो लोकल पीपल हैं उनको आपके ऊपर इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। तो जब क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रही है लोगों की, इंडिजिनस कम्युनिटी की। जब आप उन पर्टिकुलर लोकल कम्युनिटी वहां पे रह रही है, जब आप एकदम से फॉरेस्ट क्लियर कर रहे हैं तो क्या होगा, ये लोग डिस्प्लेस होंगे एक जगह से दूसरी जगह पे, तो जिसकी वजह से क्या होगा, अगेन ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न बनता जाएगा। तो इस सेटलमेंट का एक बहुत बड़ा कंसर्न बनेगा। साइमल्टेनियसली वहां पे जो लोग खार कमा रहे होंगे, जो उनका लाइवलीहुड, इकोनॉमिक कंडीशंस होंगी, वो भी आपको हैम्पर होती हुई देखने को मिलेंगी। The expansion of rubber plantation in some cases has led to displacement of indigenous community that rely on, जो पूरी तरह से फॉरेस्ट पे ही रिलाई करती थी for their livelihood। तो अगेन ये चीज, इवन हेल्थ रिस्क, जो भी यहाँ पे द यूज ऑफ एग्रोकेमिकल इन रबर प्लांटेशन में जो एग्रोकेमिकल यूज हो रहे हैं, जिसकी वजह से वहां की लोकल कम्युनिटी और जो वर्कर्स हैं उनको हेल्थ का भी इश्यूज अब वहां पे देखने को मिल रहे हैं, उनकी हेल्थ डिटेरियोरेट होती हुई देखने को मिलेगी विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो अगेन हेल्थ रिस्क एक इंपॉर्टेंट इशू है, ठीक है, तो इसका इम्पैक्ट आपको लोकल कम्युनिटी और यहाँ के जो लोकल पीपल हैं उन पे किस तरह से देखने को मिलेगा, फिर चाहे उनके वहाँ से डिस्प्लेसमेंट हो, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, जो कि खास करके वो कम्युनिटी जो कि फॉरेस्ट पे रिलाई करती थी वो पूरी तरह से कहीं ना कहीं अब क्या है, अपने लाइवलीहुड के लिए भी वंचित हो रही है इन सब चीज़ों की वजह से। और हेल्थ रिस्क के जो भी वहाँ पे काम कर रहे हैं लोग, उनके अब हेल्थ पे भी इसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। और आपका ये पॉइंट है दैट इज वेस्ट एंड पॉल्यूशन का, जिसके में भी लेटेक्स प्रोसेसिंग का एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। खास करके जो प्रोसेसिंग है रबर की, वो जनरेट करता है काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल वेस्ट, जिसके अंदर आपके केमिकल पॉल्यूटेंट्स भी हैं, जो कि आपको हेल्थ को साइमल्टेनियसली वहाँ का इकोसिस्टम है उसको भी पूरी तरह से हैम्पर करते हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। जो भी इंपॉर्टेंट रेलेवेंट पॉइंट्स थे कि कहाँ पे इनका डिस्ट्रीब्यूशन है, जो भी इंपॉर्टेंट चैलेंजेस ये फेस कर रही हैं ये कंट्रीज, वो सब हमने होलिस्टिकली कवर कर लिए हैं। तो इसके बाद हम नेक्स्ट पर्टिकुलर सेशन के अंदर, नेक्स्ट सीरीज के जो पार्ट 2 आएगा, उसमें हम और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देखेंगे इंडियन ह्यूमन ज्योग्राफी प्लस वर्ल्ड ज्योग्राफी के एस्पेक्ट में, और इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको भी हम होलिस्टिकली कवर करने की कोशिश करेंगे। और साइमल्टेनियसली जो आपके साथ फाइल भी विद द पैसेज ऑफ टाइम ये शेयर कर दी जाएगी मॉडल आंसर की, ताकि आपके पास एक वैल्यूएबल इंसाइट मिल जाए और आप इन सब पॉइंट्स को अपने अंदर जो भी नोट्स हैं उनके अंदर आप इनकॉर्पोरेट कर सकें। तो आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई होंगी, कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन या वैल्यू एडिड पॉइंट्स मिले होंगे। तो आप सेशन को लाइक, शेयर, कमेंट्स, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप तक इस तरह की वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आती रहे। और थैंक यू वेरी मच। अब मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट पार्ट के अंदर विद न्यू
नेक्स्ट क्वेश्चंस के डिस्कशन के अंदर। थैंक यू वेरी मच।